जब आपने मान लिया कि ये भी तो देह का इस्तेमाल करके पैसा कमा, फिर ये बुरी औरतें क्यों हैं? कि उनकी जिंदगी असल में कैसी है। पिंजरा जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन उससे भी बुरी होती है, उससे बदतर होती है कि ये ठंडी रहेंगी। तो इन्हें मत बदलने की कोशिश कर। जब किसी के मुंह पे एक बार चूना लग जाता है तो वो कभी नहीं बदलती। उनके पेंट नहीं है, उनके लहू के छींटे हैं, जिन्हें आप कहते हैं ना कि एक गाना है कि जिंदा है इस तरह की उनमें जिंदगी नहीं। ऐसा नहीं है कि उनमें दिल नहीं है, वो किसी से प्यार नहीं करती या उनके इमोशंस मर गए, ऐसा कहीं नहीं है। हम लोग ही तो कहते हैं कि वो खराब औरतें हैं। मैं कहती हूँ वो खराब औरतें नहीं है। डर रही हैं ये। आज नहीं, वो किससे डर रही है उसको छोड़ दो। वो इससे डर रही है कि अगर आज पूरे कस्टमर नहीं हुए तो क्या मैं शाम को अपने बच्चे को दूध और खुद को खाना खा सकती हूँ। खराब औरतें कहने से पहले हमें सोचना होगा वो हमारे खराब मर्द हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे बेटे भाई पति सब। कि आप ये क्यों कहते हैं कि बेटियों को समझाओ? भाई बेटियों को समझाओ, बेटी, अरे बेटों को भी तो समझाओ। अपराध करने वाला कौन है? किसी के साथ रेप होता है तो कौन करता है? बेटा है ना, पुरुष है ना, उसको समझाइए बचपन से, ये बेटा बहन है। अभी तो ये बात कह, देखिए मैं क्या कहूँ, कैमरे पे ये औरतें ना हो तो बलात्कार होने शुरू हो जाएंगे। अब नहीं हो रहे, अब नहीं हो रहे बलात्कार। 9 महीने की बच्ची के साथ अभी मेरे शहर से जरा सा दूर हटती और 9 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ। और वो कितना लड़का, 14 साल का लड़का जिसने रेप किया। कहाँ से ये सीख रहे हैं? देखो अपने घर में कहाँ से सीख रहे हैं? OTT से सीख रहे हैं सब कुछ। अगर आपका किसी से अफेयर है तो अपने माता पिता से मिलवाओ, हमारे सामने बैठ के बात करो। अगर वो लड़का सच है तो बैठेगा आपके साथ, वरना आप अगला दिन रेड लाइट एरिया में कहीं गुजारेंगे। केवल एक ही नहीं, किसी भी रेड लाइट, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी आप। तो ये कोई भी कितना भी बेकार माँ बाप हो, कितना भी पीछा छुड़ाने वाला माँ बाप हो, वो भी अपनी बच्ची को इस हालत में देख के या बच्चे को इस हालत में देख के एक बार तो नाराज होगा, और होना चाहिए। कोई कस्टमर आ रहा है, मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उन्हें चुनौती भी करनी है, मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटानी है। तो एक पैसे की भूख ऐसी हो गई जिसको हमें, ये अजगर है जो खा रही है हमको धीरे धीरे। आप जानते हैं एक बेटी जब वहाँ जाती है कैसे मिर्च और चूना डाला जाए किसी के प्राइवेट पार्ट में, वो उनके 8-10 मुस्टंडे पाले हुए वो दिन रात उनके साथ रेप करेंगे, कैसे तो तैयार होंगी। इस सफर में आपकी सोच और जीवन दर्शन को किस तरह बदला? इस तरह की मैं अब डरती हूँ कि जैसे कोई छोटा बच्चा मुझे किसी का भी बिसूरता, और आप सबसे आपके पॉडकास्ट के जरिए सबसे अनुरोध करती हूँ, कोई बिसूरता सा बच्चा दिखाई दे, कोई अकेली खड़ी बेटी दिखाई दे, बच्चा दिखाई, लड़का दिखाई दे, पूछ लो एक बार, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने पॉडकास्ट द अस्मिता में। आज उस विषय पे हम बात करने वाले हैं जिसे समाज ने नज़रअंदाज कर दिया है, या यूं कहे, जानते तो सभी लोग हैं लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है। और इस पूरे विषय पे आज हम बात करने के लिए यहाँ स्टूडियो में बुलाया है हमने अतुल शर्मा जी को, जो कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं। उनकी कोशिश जो है लगातार कामयाब भी हो रही है। उन्होंने कई ऐसी लड़कियों को रेस्क्यू कराया है जिन्हें एक नई ज़िंदगी की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। धन्यवाद बुलाने के लिए। मैम देखिए, आज का जो सवाल है, और सवाल तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि लोगों को अंदर से झकझोर देंगे। सभी लोगों को पता है, लोग, लेकिन कोई इस पे बात नहीं करना चाहता है। तो मेरा सर मैम आपसे एक सवाल है कि ये बताइए आप कि ये जो पेशा है सेक्स वर्कर का, ये क्या पूरी तरीके से एक समस्या तो है ही, पर क्या ये इंडस्ट्री बन चुका है? बिल्कुल, ये तो विश्व का तीसरा, विश्व का कह रही मैं, हिंदुस्तान नहीं केवल, तीसरा सबसे ज़्यादा धन देने वाला पेशा जिसको हमने अलग तरह से डिफ़ाइन कर दिया। जैसे और तो पेशे हैं, मैं इसका व्यवसाय करता हूँ, मैं इसका व्यवसाय, इसका ये मेरा पेशा है, लेकिन ये धंधा कहलाता है। ये तो दूसरी भाषाओं में धंधा और भी चीज़ों को कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम देखें वेस्टर्न यूपी या NCR में तो धंधा बड़ा बुरा शब्द माना जाता है। तो इनको ऐसे डिफ़ाइन कर दिया गया। दूसरा, जब हम सेक्स वर्कर कह रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि वो वर्कर है, यानी किसी भी वर्कर का मतलब ये है, औरों को हम व्यापारी कहेंगे, नौकरी पेशा कहेंगे, लेकिन इनको वर्कर जो कहा जाता है, इनको ही नहीं और दूसरों को, कि वो अपने शारीरिक श्रम के बदले पैसा लेते हैं। अपनी जीविकोपार्जन के लिए शारीरिक श्रम करेंगे, चाहे वो मजदूर हो और दूसरी तरह की विधाओं में पेंटर हो, प्लम्बर हो। तो जब आपने मान लिया कि ये भी तो देह का इस्तेमाल करके पैसा कमा रही है, फिर ये बुरी औरतें क्यों हैं? इनका कानून में भी इनको सेक्स वर्कर, यौन कर्मी कहा जा रहा है कि यौन के जरिए, यौनिकता के जरिए अपने आप को जिंदा रखना, सरवाइव करना, अपने बच्चों को पालना, उसमें भी यही लिखा हुआ है। फिर कहाँ से इनकी
इनको, ये बुरी औरतें, इनके बारे में बात नहीं करना चाहते। औरों के हम हकूक़ की बात करते हैं, हम मज़दूर कार्ड बनाते हैं, ई श्रम कार्ड बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, संस्था की तरफ से हम भी बनवाते हैं, इनके लिए भी कोशिश करते हैं, मगर उसमें हमेशा नहीं, कुछ नहीं, इनका नहीं बनेगा, क्योंकि पेशा तो लिखना पड़ेगा और हम लिखेंगे सेक्स वर्कर। वहाँ कोई मर्दजात तो है नहीं, ये मातृसत्तात्मक परिवार है, इनमें नानी है, माँ है, फिर बेटी है, तो इस तरह का चला। या फिर अब ट्रैफिक्ड गर्ल्स हैं जिनके माँ बाप का पता ही नहीं, ये पता भी है तो वो बता नहीं पाएंगी, करेंगी नहीं, बात नहीं करेंगी उस विषय में, एक्सेप्टेंस नहीं, तो इनका तो कोई हकूक़ की बात कहीं होती नहीं है, सीधी सी है। इस हक के लिए मैम आपने अपना एनजीओ चलाया है संकल्प। हाँ नहीं, बहुत ये लोग सोच के नहीं चलाया, मैं बीच में बात कर रही हूँ कि भाई इनके हक के लिए, लेकिन ये लगा कि जैसे उसने शुरू किए 32 साल हो जाएंगे हमको 17 तारीख को, इस 17 को, और इन 32 सालों में ये लगा कि शायद टोटली फेल्योर है ये, क्योंकि मैं तो उनके हक के लिए कुछ कर ही नहीं पाई। ये कर पाई कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं लोगों से मांग भी लेती हूँ, मुझे कमी रह जाती है तो अच्छे से पढ़ा रही हूँ, हॉस्टल में रख रही हूँ, सब चीज़ें भी हो रही हैं, मगर जो उनके हक थे वो नहीं दिलवा पाई। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड बनना है, तो हम क्यों नहीं लिख सकते उनकी जो प्रोफाइल लिखी जाएगी कि सेक्स वर्कर हैं। आप एक होम मेकर को भी तो लिखते हैं, हाउसवाइफ, तो इनको क्यों नहीं लिखते हम। वो ऐतराज़ हमारे फॉर्म फाड़ के भेज दिए जाते हैं। हम राशन कार्ड बनाने गए, जब राशन कार्ड का ज़माना था तो उसमें प्रोफेशन पूछा गया, तो हमने कह दिया कि भैया ये तो, जब महिला बनने लगी तो हमें थोड़ी आशा की किरण हुई कि महिलाओं का नाम अब आने लगा राशन कार्ड में, घर की मुखिया वो मानी जाने लगी तो हमने इनका भी लिखा, उनका प्रोफेशन पूछा गया, ज़्यादातर महिलाओं का लिखा गया हाउसवाइफ, कोई टीचर हुई तो टीचर, तो हमने इनका लिखा सेक्स वर्कर। क्या क्या बात करती हैं, ये यहाँ लिखा जाएगा, और ये तो बड़ी घटिया बात है, ये फॉर्म कहाँ नहीं जाएगा, सब जगह जाएगा और स्क्रीनिंग होगी और लोग क्या कहेंगे कि अब सेक्स वर्कर ये काम करेंगी। अरे किसने बनाया उन्हें, वो खुद से बन गई, आप ही लोग तो जाते हैं, यही मर जाते हैं, तो फिर कैसे उनको ये बात कहेगी। फिर हमें यही हुआ अल्टीमेटली, इसलिए मैं फेलियर कहती हूँ कि हमने उनकी आइडेंटिटी छिपाई, क्या दिया कि हाउस वाइफ है, सबको हाउस वाइफ ही लिखना पड़ा, और हाउस वाइफ लिख के उनके राशन कार्ड बने, उसी से आधार कार्ड बने, उससे फिर उनका पैन कार्ड की ज़रूरत हुई तो पैन कार्ड बने, और उनके जन्म प्रमाण पत्र हम बनवाते हैं तब भी यही लिखते हैं, एक फर्जी नाम पिता का लिखा, बाकी माँ का असली लिखा, तो बस इतना इस है। तरीके से कितनी लड़कियां इसमें खुशी से आती हैं, कितनी नहीं मजबूरी नहीं, से आती कोई हैं। नहीं, कोई बिल्कुल खुशी से नहीं, ये बहुत बड़ा एक मिथक है कि लोग कहते हैं कि खुशी से आती है, बिल्कुल नहीं। खुशी से आती हैं वो कि जो रात रात भर के 10 से लेकर 1 लाख तक लेती हैं, जो पोल्स पे खड़ी हैं, जो रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, जो कॉलिंग पे जाती हैं, वो हैं जो लग्जरी जुटाने के लिए जाती हैं। ये नहीं। कुछ लड़कियां तो मैम ऐसी भी हैं जो मतलब बाहर हम्म, से आती हैं हम्म। और अपने लग्जरी को पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा कोठे करने पे बिल्कुल नहीं, कोठे पे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन उस गंदगी में जाएगा, कौन जाएगा कि जहाँ खड़े होने को जगह नहीं है, बैठने को जगह नहीं है, बास से महक रहा है पूरा कमरा, और इतनी मतलब उन बजबजाती गलियों में को निकल के कौन जाना चाहेगा, जहाँ इस कदर गंदगी है कि शायद आप 2 मिनट ना ठहर सकें। मैं अगर अपना बैकफुट पे जाती हूँ तो मैं लगती हूँ कि मैं कैसे रुकी रही, कौन सी वो ताकत थी जो रोक के रख के रह गई, वरना वहाँ आसानी से कोई नहीं जाता, उन जीने पे नहीं कोई चढ़ना चाहता जिस दिन गंदगी आपने पे। वहाँ पैर रखा था उस दिन आपको कैसा अनुभव हो रहा था। तब तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, तब तो ये सोच के किसी को ढूंढना था, तो बस वो एक दिमाग में एक जुनून था कि वो मिल जाए किसी तरह, उससे माफ़ी मांग ले और हो जाए ख़त्म। ये कोई सोच ही नहीं थी कि कोई, ना मैं एनजीओ जानती थी क्या होता है, ना मैं सामाजिक संस्थाएं जानती थी। हाँ, सोशल वर्कर के नाम पे जानती थी कि राजा राम मोहन राय जो हमको पढ़ाए गए, या और दूसरी तरह के इस तरह रविंद्रनाथ टैगोर को मैं पढ़ती थी, तो मैं इनको सोशल एक्टिविस्ट टाइप का मानती थी कि ये जो समाज में उद्धार की बात करें, बाल विवाह रोकने की, विधवा विवाह करने की बात करें, तो सती प्रथा रोकने की, वो सोशल वर्कर हैं। और मेरा इस शहर का पहला एनजीओ है, तो इससे पहले कोई और होता तो शायद मैं समझती भी कि एनजीओ ये होते हैं, मुझे एनजीओ भी नहीं मालूम था, सच बात तो ये है। और बताइए, आज एनजीओ कितने साल हो गए। 32 हो गया, इस 32 साल। 17 तारीख को 32 साल हो जाएंगे। जब आप गई वहां पर तो कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज जो आपको अंदर से झकझोर के रख दी हो। एक हज़ारों। पहली बात तो यही कि हमको कितनी गालियाँ दी गई, कितना हमें ये कहा गया कि एक दिन तुझे भी यहीं बैठाना है हमें। मेरी 28 साल की उम्र थी, और यहीं बैठोगी, और कुछ ये भी कहती रोक के, बेटा क्यों आती है, तू भले घर की लड़की दिख रही है, बड़े घर की बहू दिख रही है, ये वहाँ के लोग होते थे। क्यों आती है यहाँ। मैं उनको ये तो नहीं बता सकती थी मैं किसी को ढूंढने आती हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं कहूँगी बच्चे घूमते रहते हैं, इनको पढ़ाने आती हूँ, ये पढ़ लें थोड़ा सा। बोले हम पढ़ेंगे कोई भी। एक महिला थी वो कहती थी कि नहीं रहेंगी, तो इन्हें मत बदलने की कोशिश कर। जब किसी के मुंह पे एक बार चूना लग जाता है तो वो कभी नहीं बदलती। वो स्पष्ट कहती थी कि किसी घर की जीनत नहीं बन सकती। बस वो एक जुनून होता चला गया, क्यों नहीं बन सकती, क्या ऐसा है, इन्होंने क्या कर दिया,
ये क्या खुद से खड़ी हो गई कि आ जाओ और मेरे पास आ जाओ इस हाँ। तरह से? इन्हें तो समाज धकेल कर यहाँ तक लाया, और आप ही के भाई पिता बेटे वही तो जाते हैं इस समाज की, उनका कौन है? तो कोई नहीं है वहाँ जाने वाला, वही जाते हैं, आप उन्हें रोकिए। और कहीं ये प्रयास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मैं जो कॉलेजेस में जाती हूँ वहाँ बहुत काउंसलिंग के दौरान मैं बार बार कहती हूँ कि आप ये क्यों कहते हैं कि बेटियों को समझाओ, भाई बेटियों को समझाओ, बेटियों, अरे बेटों को भी तो समझाओ। अपराध करने वाला कौन है? किसी के साथ रेप होता है तो कौन करता है? बेटा है ना, पुरुष है ना, उसको समझाइए बचपन से, ये बेटा बहन है। अभी तो ये बात कह, देखिए मैं क्या कहूँ कैमरे पे, मैं मुझे कहना चाहिए नहीं मतलब अगर हम ये कहें, मैं थोड़ा सा एतराज़ करती हूँ कुछ चीज़ों से, वो शायद आपको भी बुरी लगेंगी, कि जैसे मुझे आंटी कहलाना पसंद नहीं। आप मुझे माँ कह सकते हो, ताई जी, चाची जी, मुझे कुछ भी कह सकते हो, पर आंटी नहीं। अनजान को भी मैं तुरंत कहती हूँ, भैया तुम मुझे नहीं जानते ना, मैं इंस्टा पे हैं लोग या इस तरह के हैं, बेटा माँ तो कह सकते हो, हमारी फोटो में हमारी उम्र भी दिख रही होगी, आंटी मत। क्योंकि आंटी हमको कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा। आंटी से हमको लगता ही नहीं कि हम किसी, कोई भी राह चलती आंटी जरा हटना, तो फिर कैसी रेस्पेक्ट होगी? हाँ सही बात है ना? और ये अंग्रेजों का कहना है कि भाई वो तो पता ही नहीं हमें कि मामी है कि बुआ है कि चाची है कि ताई है, सब आंटी है। रिश्ते जो खत्म हो रहे हैं, इसलिए ये सारा अपराध बढ़ रहा है। अब कोई रिश्तों की लिहाज नहीं है किसी को, और आप वहां जा रहे हैं जब किस माँ को पता नहीं होता कि मेरा बेटा, मेरा छोटा सा शहर है, मैं तो अपने शहर की बात करती हूँ, मेरा छोटा सा शहर है, अगर वहां कोई जाएगा तो नीचे वाला दुकानदार को पता है कि किसका बच्चा जा रहा है या किसके घर का आदमी जा रहा है, पता चल ही जाता है। वो पता चल जाता है। तो गाय भगाए आदमी दबी जबान से, ढकी जबान से कहेगा भी अरे एक दिन तो वहां भी घूम रहा था, भाई जाती है वो बात। तो क्यों नहीं रोकते आप अपने बच्चों को? आप उन्हें बुरी औरतें कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं हाँ, ये उनके लिए आप मस्जिद से गलत कर शब्द रही हैं। निकाल रहे हैं। और क्या 250-300 रुपए में कौन औरत है जो अपनी अस्मिता का सौदा करेगी, जो अपनी इज्जत का सौदा करेगी? कौन है वो औरत? कोई नहीं है। भीख मांग के टाइम गुजार लेगी, घर में चौका बर्तन करके गुजार लेगी, लेकिन अब इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेगी। लेकिन अब करनी उन्हें कहिए ना, बुरी औरतें पोल्स पे खड़ी हैं, रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, पार्लर्स के जरिए जिनकी बुकिंग हो रही है ना, जिनका स्पा सेंटर्स के जरिए जिनका हो रहा है। ओयो होटल एक बड़ा अड्डा, पता नहीं अभी मैं देख रही थी, शायद पिछले शनिवार की बात है, आज शनिवार की, ओयो होटल के जो ओनर हैं वो कपिल शर्मा शो पे आए, और उन्होंने बड़ी शान से कहा कि ये मेरा आइडिया था कि मैं एक घर में अगर 2 कमरे हैं तो उसको भी होटल की तरह इस्तेमाल करने का मौका दूं लोगों को, पैसा कमाने का। और उसके पीछे मेरी मंशा ये थी कि जब हमारे घरों में मेहमान आते थे तो हम उन्हें पड़ोस में रुकाते थे, कहीं हमारे यहाँ जगह नहीं है तो कहीं, कौन रुकाता था भाई? चाहे तो अपने घर का बेड उठाए, चाहे आदमी नीचे गद्दा डाले, दरी डाले, कुछ भी डाले, उस पर रुकाएगा अपने मेहमानों को बुलाएगा। तो नहीं तो अभी जो नया चलन है तो आप यूज़ करते हैं कि भाई कहीं भी आपने कोई बैंकेट हॉल ले लिया, थोड़ा वो और किया तो धर्मशाला ले ली। ये कहाँ हुआ कि हमने किसी के घरों में रुका दिया? और कौन अपने घरों में रुकाता है? मुझे तो नहीं लगता पिछले 25-30 साल में कोई ऐसा बंदा, वो अपने रिश्तेदारों को नहीं चाहते, दूसरे रिश्तेदार कौन रोक लेगा? ये कैसी बेहुदा बात की। और एक घर में आपने, मैंने देखा मेरे शहर में शमशान के बराबर में किसी ने एक घर बना रखा है, एक कमरा नीचे एक ऊपर है, ओयो होटल का बोर्ड लगा है। अरे यहाँ कौन आ रहा है इतनी दूर? नहर, मेरा तो नहरों का शहर है, नदियों का शहर है, नहर के किनारे किसी के नीचे ट्यूबवेल है, ऊपर कमरा ओयो होटल का लगा हुआ। ये देखिए, बताइए, जगह जगह बोर्ड है, तो कैसे चल रही है? और आप बड़ी शान से कह रहे हैं कि ये मैंने मौका दिया। अरे उससे अच्छा मौका तो अभी होम स्टे का चल रहा है। आप होम स्टे भी तो है, आप उसमें रखिए, अगर आपको करना ही आपका एक कमरा है उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, बाकायदा करिए। मैम आप ओयो की बात कर रही हूँ, ओयो से मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि ओयो का नाम लेते ही दिमाग में वो चीजें क्यों आती हैं, गलत चीजें क्यों आती है कि लोग क्योंकि ओयो जा रहे आए हैं? दिन रेड, हमने कितनी रेड कराई, लड़के लड़कियां, मैं इतनी वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं कि जहाँ मुंह बांधेगी लड़की, अब रोक तो नहीं सकते आप, मुंह बांध के जा रहे हैं, लड़के के साथ मोटरसाइकिल बैठेगी 1 घंटे के लिए, कहीं बुकिंग नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा, कोई रजिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किसी महिला ने मुझे शिकायत की थी कि जी हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे घर में बेटी है और बिल्कुल हमारे घर के सामने वाले घर में वो होटल खुल गया। पूरा दिन लड़के लड़कियां आते हैं, बाइक से आएंगे, बाइक पिछवाड़े खड़ी होगी क्योंकि जंगल पड़ा है, अभी नई बस्ती है और हाईवे पे है बिल्कुल, तो वो पीछे खड़ी हो जाएगी, 1 घंटा रुकेंगे, मुश्किल से आधा घंटा रुकेंगे और चले जाएंगे। तो ना कोई लिखता, मैंने कहा कोई रिसेप्शन में बैठता, कोई बोले कोई रिसेप्शन नहीं, एक प्लास्टिक की कुर्सी डाले हुए एक आदमी बैठा रहता, कभी उसकी बीवी बैठ जाती है और वही अपना पैसे पकड़ते हैं और चले जाते हैं लड़के। सरेआम हो रहा है ये। हाँ बिल्कुल हो रहा है। मतलब कोई इसमें रोक टोक कुछ नहीं। अब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते या नहीं पहुँचते फिर? नहीं, जब पहुंचेंगे ना, जब जैसे लोग शिकायत करें। अभी मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अभी तो वहाँ से तो आप बची रही, चलो चोटें खा के ही बची हैं, पूरे शरीर में लोहा है तो बच रही हैं, फिर भी जिंदा हैं, ये बड़े लोग हैं तो उनका मार दें। अब हमारी उम्र क्या है, हम तो 61 साल के हो रहे हैं, अब हमको क्या ज़रूरत है जीने की? और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अगली पीढ़ी भोगोगे ये सब कुछ, जब अपनी किसी दिन देखो कि मेरी भी बेटी वहाँ से निकल रही है, मेरी बहन वहाँ से निकल रही है, तब तुमको पता लगेगा ये क्या बीत रहा है। मैम जीबी रोड को लेकर लोग तरह तरह के मन में बातें रखे हुए हैं कि जीबी रोड मतलब कुछ गलत, वहां तो पैर रखते ही लगता है पाप हो गया हो। नहीं, वो देखिए वो एरिया है, होता क्या है
कि जैसे मेरठ का कबाड़ी बाजार है, दिल्ली का जीबी रोड है या कमाटीपुरा है, हाँ, वो कोलकाता। उस मोहल्ले में जिसमें वो आइडेंटिफाइड रेड लाइट एरियाज हैं, वो उस एरिया के नाम से जा रहे हैं। भाई जीबी रोड है तो पता है कि वहाँ पे है जैसे सेक्स कोलकाता में वर्कर्स, बोलते हैं सोनागाछी। सोनागाछी है, हाँ, कमाटीपुरा है दिल्ली में, कमाटीपुरा महाराष्ट्र मेरठ है। में कबाड़ी बाजार हाँ। है, तो वो वही एरिया कबाड़ी बाजार है बाकायदा, लेकिन जाना उनके नाम जाता है। आप स्टेशन में उतर जाइए, भाई कबाड़ी बाजार जाना, आदमी आपको आपको गलत अजीब सी नजर से हाँ, देखेगा। गलत नजर से देखेगा। वहाँ जाना भाई, चलो बैठ जाओ जी, छोड़ देंगे। वहाँ जहाँ 20 रुपए लगते हैं 100 रुपए मांगेंगे, हाँ, छोड़ देंगे। लड़की होगी अकेली तो 1 रुपया भी नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास वो लड़की से पूछेंगे भाई कहाँ जाना है, वहाँ किसके घर जाना है, वो कहेगी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे किसी ने ये कहा है कि कोई से भी घर में चली जाना, सब मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ पे। वो समझ जाएगा कि ये कहीं से बहकाई हुई लड़की है, ले जाके छोड़ देगा, मालकिन से जाके ले लेगा जो उसको पैसे लेने, जो भी उसे 500 रुपये मिल जाए, 1000 मिल जाए, बहुत है उसके लिए। मैम जैसे कि हर राज्य के हर ज़िले में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं चलाई जा रही है। तो कितना ये सही है और कितना गलत नहीं, है? देखिए हर राज्य में नहीं है, इसके पीछे भी एक थोड़ा सा मिथक है जिसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में ये अगर हम बहुत बाद की बात करें, यूँ तो हर शहर में मनोरंजन के लिए पहले से तवायफ़ें होती थी मुग़ल काल में, उससे पहले भी देवदासी हैं, नगर वधू हैं, ये इस तरह का सब चलता था। लेकिन जैसे-जैसे ये समय आया अंग्रेज़ों का, तो ये तो उनको पता था कि ये एरियाज़ हैं ऐसे, वहाँ नाचने-गाने का केवल काम था, महिला किसी एक की होके रह मुजरा और जाती ये थी, सब चीज़ें ये जो सब हाँ, होता था। लेकिन उनको जैसे लगा कि ये कहाँ होना चाहिए बेसिकली, उन जगहों पे छोड़ा, बाकी जगह ख़त्म हो गए, जहाँ बड़े कैंट एरिया थे, जैसे छावनी एरिया छावनी थे, हाँ। आगरा है, मेरठ है, आपके बनारस है, कलकत्ता है, मुंबई है, ये बड़े कैंट एरियाज़ हैं। और उसके पीछे शायद ये मंशा उनकी रही कि सैनिक बहुत बरसों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो बेटर ये है कि अगर वो किसी और लड़की को पकड़ें, किसी के साथ बेअदबी करें और कुछ गलत हो जाए, समाज में मैसेज गलत जाए, इससे अच्छा ये उन बाज़ार में चले जाएँ आराम से। फिर लगा कि कुछ गलत होने लगा है तो रेड लाइट समझते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे? रेड लाइट लोग को लगता है ये रेड लाइट मतलब गलत। मतलब नहीं, वहाँ पे कुछ लोग नहीं, ऐसे बैठी होंगी नहीं, या नहीं, ऐसे नहीं, जाना ऐसे ही दिमाग में आता है नहीं, लोगों नहीं, के नहीं, ज़हन नहीं, में। नहीं, रेड लाइट ही क्यों? देखिए उसके पीछे है, आप चौराहे पे रेड लाइट पे रुकते हैं, हाँ, वो गाड़ी हम रोक देते हैं वहीं गाड़ी पे। रोकते हैं ना, बिल्कुल। इसका मतलब खतरे का निशान है वो। हाँ, आप अगर चले जाएँगे तो आपको चोट भी लग सकती है, जी, एक्सीडेंट हो बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल, आपका। बिल्कुल। आपकी सम्मान की भी हानि होगी, बड़ा बदतमीज़ आदमी है, 4 लोग कहेंगे कि ऐसे निकल गया देखो। रेड लाइट पे चालान हाँ, भी होगा, कानून बिल्कुल की सही ज़द में बात भी है। आप आएँगे। बिल्कुल। सेम यही अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हर रेड लाइट एरिया पे, मतलब हर ऐसे दाल मंडी कहते थे पहले इन्हें, हर दाल मंडी के एग्ज़िट और एंट्री पे इन्होंने लगाए पोल, और वो शाम होती 8 बजे, 8 बजे उसमें शीशे लाल होते थे, और जैसी लाइट जलाई जाए, वो लैंप पोस्ट होते थे, उसमें तेल डाला और कोई आया और उसने जला दिया, वो लाल बत्ती हो जाती थी, इसलिए लाल बत्ती क्षेत्र कहलाए, एग्जिट पे भी एंट्री पे भी। फिर लगा शायद अंग्रेज़ों को कुछ गलत हो रहा है, तो नीचे एक और छोटा बोर्ड लगाया कि सैनिकों का प्रवेश निषेध, कि सैनिक का कैंट एरिया में हमने कर तो दिया ये सब, इनको आइडेंटिफाइड भी कर दिया, लेकिन अब अगर हमारा जा रहा है वहाँ और कुछ नशा करेगा, और नशा करने के बाद कोई सीक्रेट सूचना अगर दे दी तो गलत हो जाएगा। तो वहाँ क्योंकि होने ये लगा था कि इन औरतों की, जिनको हम खराब औरतें कहते हैं, इनकी एक बड़ी भूमिका रही क्रांति में, देश की आज़ादी। अच्छा जो फ़िल्म आई थी हीरा मंडी उसी से उस तरह की भी, हाँ। और मेरठ में तो 1857 की क्रांति हुई, हुँ। तो उसमें यहाँ की मशहूर तवाइफ़ें थी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। कैसे उन्होंने सैनिकों को शेल्टर दिया अपने यहाँ, जो हिंदुस्तानी सैनिक थे और लड़ उनके लिए रहे थे, लेकिन उनको बचना भी था तो यहाँ रखा गया। या जो, क्योंकि मेरठ ऐतिहासिक भूमि है और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए, उनको छिपना था तो इस जगह पे छिपे, लेकिन जिन्हें खराब औरतें हम कह रहे हैं, उनके खाना रहना हर चीज़ का उन्होंने इंतज़ाम किया और वो पूरी भूमिका निभाई। और अगर मैं वर्तमान में चली जाऊँ तो इसमें कारगिल युद्ध हुआ, हमने उनसे एक छोटी सी बात बस यही कही थी कि बिल्कुल ज़मीर मर गया, कुछ नहीं है, कमा रही हो, अपने देश के लिए कुछ नहीं करोगी? तो बोली दीदी बताओ क्या करें? हमने बीचों बीच एक कनस्तर रखा काट के ऊपर से, मैंने कहा बाज़ार में रखा है, उठाएगा इसको कोई नहीं, और मुझे कल तक ही भरा हुआ मिलना चाहिए, मुझे नहीं पता कितना दोगी, और खुद जाओगी डीएम साहब को ये देने, मैं नहीं जाऊँगी, ना तुम्हारे साथ जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। थोड़ा सा उनको छुआ उन्हें कि ऐसे कैसे जाएंगे, हमको तो कोई घुसने नहीं देगा, डीएम से कौन मिले, डीएम नहीं मिले तो मैं नहीं मिलेगा तो ये मेरा काम है, फिर मुझे क्या बवाल करना है, ये मेरा काम है, तुम जाओ, मैं आसपास ही रहूँगी कहीं ना कहीं। लेके आई वो, और बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन 1,70,000 रुपये थे, कम भी नहीं थे। हमारे यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ, एक
विक्टोरिया पार्क कांड के नाम से जाना जाता है। हम्म। आग लग गई थी बहुत भयंकर, और उसमें बहुत लोग मर गए, अंदर ही भस्म हो गए थे। उसमें उन्होंने कितनी मदद की आप अंदाजा नहीं कर सकते। कपड़ा, राशन, पैसा, हर चीज से मदद की उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती हैं। कभी और तरह के कुछ इस तरह के मामले हों तब भी हम उनसे कहते हैं कि करो, जाओ। तो कैसे उनको खराब औरतें कह रहे हैं हम? उनकी हर जगह भूमिका रही, हर जगह उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। वो। और अभी लोगों ने नया ये कहना शुरू कर दिया है, जो मैं कुछ पॉडकास्ट के दौरान भी मैंने सुना, कि अगर ये औरतें ना हों तो बलात्कार होने शुरू हो जाएंगे। अब नहीं हो रहे, अब नहीं हो रहे बलात्कार। 9 महीने की बच्ची के साथ अभी मेरे शहर से जरा सा दूर हटते ही और 9 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ। और वो कितना लड़का, 14 साल का लड़का जिसने रेप किया। कहाँ से ये सीख रहे हैं? देखो अपने घर में कहाँ से सीख रहे हैं? OTT से सीख रहे हैं सब कुछ। वहाँ खुलेआम दिखाया जा रहा है। आपके बेडरूम में सब कुछ दिख रहा है बच्चे को, वो वहीं बैठा है, वहीं आप देख रहे हैं। क्यों लगवा रहे हैं? काट दीजिए ऐसे कनेक्शन, मतलब वही सिंपल टीवी रखिए। क्यों नहीं रख सकते आप? नहीं तो आपको देखना है तो फिर बच्चे की आपको सिक्योरिटी से किसी चीज़ से कुछ लेना देना। इसलिए इनको रेड लाइट एरिया कहा जाता है कि रेड लाइट है। अब आपको जाने कि ये आपके जीवन का खतरा है, आपके सम्मान का खतरा है। आप वहाँ जाएंगे, लोग कहेंगे अरे ये तो वहाँ पड़ा रहता है। आपके जीवन को भी खतरा है कि आपके साथ कुछ बात होगी, शराब में कुछ दे दिया तो आप जानो। तीसरा ये है कि आप सामाजिक बहिष्कृत हो जाएंगे। हाँ, समझ। लोग आपको अपने घर में घुसाते हुए डरेंगे, अरे ये तो वहाँ भी पड़ा रहता है, इसको घर में बता ना दिया करो, ऐसा आदमी ठीक नहीं है। तो ये रेड लाइट का मकसद वहाँ पे है। रेड लाइट एरिया तो सारे कहे जा रहे हैं, मगर असलियत में रेड लाइट एरियाज तो वहाँ देखिए आप जहाँ खुलेआम है। सरेआम हो रही चीजें, खुलेआम बिल्कुल। मतलब मैं इससे ज़्यादा शॉकिंग आपको क्या बता सकती हूँ कि मुझे कोई सज्जन फ़ोन करते हैं और उन्होंने कहा कि आज बहन जी आपकी मदद की ज़रूरत है, बताओ यहाँ आ जाओ। उन्होंने मुझे किसी बस अड्डे पे बुलाया, अब मैं चली। लोग मुझसे पूछते भी हैं, आप जैसे बच्चे भी, कि आपको डर नहीं लगता? ये पूछते ही और चल देती हो, कोई कुछ कर दे। अरे मैंने कहा क्या करेगा आप, 28 साल की उम्र से झेलते चले आ रहे हैं, तो अभी और क्या करेगा। हम आ गए तो उन सज्जन ने कहा जी देखो बस अड्डे पे पूरा का पूरा बाजार चल रहा है। बस अड्डे पे कैसे हो सकता है? बोले सामने होटल नहीं है, ये औरतें यहाँ फंसाती हैं, और ये घरेलू औरतें हैं। ये घर से निकलती हैं सुबह ऐसे कि जैसे कहीं काम करने जा रही हैं। बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की औरतें हैं। शायद हो सकता है घर में किसी चीज़ की कमी भी हो, मगर उससे बेटर कि किसी और घर में झाड़ू पोछा कर ले, ये यहाँ आती हैं। और ये मुंह ढके हुए जितनी औरतें। तो मैंने कहा इनसे मैं कैसे बात करूँ? इनसे बात करूँगी तो ये मुझे दौड़ा के पीटेंगी। तो बोले नहीं नहीं वो भी हम कर देंगे। तो उन्होंने सबको एक को आवाज़ लगाई, अरे सारी को बुला के ला, और बहन जी आई है हमारी, उनसे बात करो। मैं वहीं ऐसी बैठ गई, एक पटरी सी पे बनी हुई थी, वो भी बैठ गई मेरे पास। मैंने पूछा कि आपको, सब मुँह ढके हुए थे, कि आपको ये क्या सूझा? तो बोले जी क्या करें, हमारा भी तो मन करता है अच्छे कपड़े हों हमारे पास, चप्पल अच्छी हो, कहीं जा रहे हैं शादी भी, हमें सोने के नासी तो चांदी की कुछ चीज़ें हों हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम तो सुबह निकलते। और मैंने कहा पति पूछता नहीं है पैसे कहाँ से आते? बोले उसे कहाँ पता लगता है पैसे, हम तो अपनी ज़रूरत पर खर्च करते हैं। हम कहते हैं तेरे बचा रखे जो तू हमें देता था अब तक। मतलब उनसे भी छुप छुपा के ही आ रही हैं, ये छुप छुपा के आ रही है, कह रही होंगी कि हम जा रहे हैं काम पर जा और रहे ये हैं सारी काम पे, चीजें कर और रही ये हैं। सारी चीज़ें कर रहे हैं कि सुबह शाम तक वहाँ जाते हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये मिलते हैं, कई घर पकड़ रखे हैं, उनमें झाड़ू पोछा करके चले आते हैं। ये काम हम करते हैं। तो खराब औरतें ये हुई कि वो जिन्हें केवल छोटी सी चांदी की चीज़ के लिए, एक अच्छी साड़ी के लिए, और क्या साड़ी, एक 400-500 रुपये की साड़ी के लिए, या थोड़े बहुत मेकअप के लिए, अब उसके लिए लग्जरी जुटा रहे हैं। मतलब अरे अच्छा होता, मुझे अच्छा लगता, वो कहती कि हमारे बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, और पैसा नहीं, हमें और कुछ नहीं सूझा। वो एक तो अलग मैं उनका मजबूरी, सम्मान वो करती। मजबूरी थी। वो मजबूरी थी। मैं शायद सम्मान की दृष्टि से देखती कि कुछ और काम की सोचती। मैंने कहा मैंने उन्हीं सज्जन से कहा, मैंने कहा सर मैं तो इनके लिए कुछ नहीं करना चाहती, ये गर्त में डूब रही है, डूबने दो, जाएंगी। क्योंकि नहीं, हमने इसलिए नहीं बुलाया कि आप इन्हें रोको, हमने इसलिए बुलाया कि हमारे यात्रियों को परेशान करने लगी हैं। हाँ, वहाँ पे लोगों को अप्रोच करती जबरन होंगी। अप्रोच करती हैं आसपास निकलते हुए कि चल रहे हो, सामने इतने पैसे लगेंगे। ये हालत हो गई है, बराबर में निकलते हुए गुजरते हुए कहती अभी हैं। हाल की बात बता रही हूँ मैम कि मैं गुड़गांव साइड में गई थी और करीबन रात हो गया था। नॉर्मल लड़की है, एकदम क्लासी है, देख के लग रहा है बड़े घर से है, और वहाँ खड़े होके जाती आती जितनी गाड़ियां उनको अप्रोच कर रही हैं। हाँ। तो ये क्या चीज़ है मैम? मतलब ये आप, कुछ लोग मजबूरी से कर रहे हैं और कुछ लोग, ये मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी ये नहीं आपको है। ब्रांडेड शूज चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड ज्वेलरी चाहिए। आजकल तो ज्वेलरी भी ब्रांडेड हो गई है ना। ये बड़ी अजीब बात है भैया, हम तो कहीं भी बनवा लेते हैं, वही पहन लेते हैं। तो इसमें काम ब्रांड है कि दिखा दिखा के दिखाएंगे, देखना ये कल्याण जी ने बना रखा है। समझ नहीं आया, पर चलो वो उस सबको जुटाने के लिए। और वहाँ खड़ी होती हैं बोल पे, एक रात का 10,000 तो मिनिमम है। और ये वही लड़कियां ना मैम जो पब में जाती हैं, ये क्लब में जाती है और वहां से निकलने के बाद पढ़ भी ये रही हैं, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जिनको माँ बाप उतना लिमिटेड पैसा दे पा रहे हैं, और
बाकी उनको इस तरह। मैम ये ज़्यादातर लड़कियां वो होती है ना जो बाहर से आती हैं पढ़ने के लिए। क्यों आती हैं और क्यों हमारी बच्ची बाहर जाती है, ये भी तो सवाल है। क्या पहले, अभी आप लोग भी पढ़े होंगे, हमने भी अपने ही शहर से पढ़े हैं, हमें तो कहीं जरूरत नहीं पड़ी। काउंसलिंग शब्द से ही मुझे बड़ा एतराज है कि ये क्या हुआ कि भाई आपने 4 कॉलेज भरवा दिए। हमारे जमाने में तो नहीं भरे जाते थे भाई। कॉलेज क्या भरे गए कि ये मेरठ कॉलेज है, NS है, DN है, इनको भर लो, इनमें जिसमें नंबर आ जाए तुम्हारा। आज भी भरे जाते हैं वो। अब ये क्या कि एक तो हैदराबाद भर रहे हैं, बेंगलोर भर रहे हैं, और उधर आसाम भर रहे हैं, उधर के इधर के लिए भर रहे हैं। ये सिर्फ वो है कि उनको आज़ाद होना है, और ये आज़ाद नहीं, उच्छृंखल होना है, बियॉन्ड द आज़ादी। ये आज़ादी नहीं है कि आप बाहर रहेंगे। आप देखिए कि आप नोएडा में देखिए भाई, हो सकता है मेरी बात आपके इस पे बुरी लगे। मैं अभी कल नहीं परसों किसी पॉडकास्ट में आई और कहीं हम ऐसे ही चाय पीने लगे, तो खोखा था छोटा सा जिसमें हम चाय पीने, और कुछ लड़कियां आती हैं, पता नहीं क्या इशारा करती हैं अजीब सा। उसने फट से एक लंबी सी इतनी सी स्टिक जैसी वो निकाल के दी सिगरेट। वहीं उन्होंने की, फिर बैग में से निकाला कुछ, वो ग्लास मांगा, उससे ग्लास लिया, और वही वो सिगरेट और शराब, भरी दोपहर की बात कर रही हूँ मैं, 2-2:30 बजे की, और वो पी रही है। तो ये कोई भी कितना भी बेकार माँ बाप हो, कितना भी पीछा छुड़ाने वाला माँ बाप हो, वो भी अपनी बच्ची को इस हालत में देख के या बच्चे को इस हालत में देख के एक बार तो नाराज होगा, और होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए और उन्हें बेहद सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। बंद कर दो। चलिए, ये लोग कहते हैं कि बच्चे आजकल सुनते कहाँ हैं, वो कहते हैं कि आज़ाद है, हम 18 साल के हो गए, अब हमें कुछ मत करो। छोड़ दो, खर्चा देना बंद कर दो। कर दो, मेरे पास नहीं है, जाओ लग्जरी जुटा लो। खर्चा नहीं देंगे तो फिर लग्जरी के लिए फिर उनके पास तो वही रास्ता है। तो हमारे घर में मत आओ, उनके लिए तो वही हो गया ना कि करो हम ना। तो यही करेंगे भाई। यही करोगे तो मत आओ। क्यों कहे, देखिए बड़ी छोटी सी बात है। पहले कहते एक पौधा है, आप उसे छोटे से को इतना ग्रोन हो गया और आप दूसरी जगह लगाएंगे, वो बड़ी अच्छे से जमेगा। ये सेम लड़की के साथ है शादी में। आप शादी राइट टाइम पे कर दो, वो दूसरे घर जाके जम जाएगी। अब देर से शादी है, जल्दी से तलाक है। इतनी सी तो बात हुई है बस। कल ब्रेकअप हो रहा है, आज मेकअप हो रहा है दूसरे से। अरे नहीं नहीं, अभी तो मेरा ये बॉयफ्रेंड थोड़ी है, उससे तो मेरा कब का ब्रेकअप हो गया। और लड़कियां 36 साल की हो रही हैं, 38 साल की हो रही हैं, 40 साल की हो रही लड़कियां हैं अभी। भाई हम तो 36 साल में हमने तो बेटी की शादी कर दी। गलत बात है, नहीं करनी चाहिए थी इतना जल्दी। हमारी शादी हो गई थी, नहीं होनी चाहिए थी, मगर इतना भी तो नहीं कि आप बिल्कुल इतना कर दो दूसरी जगह एडजस्ट ही ना हो। थोड़ा सा हमको बदलना होगा माँ बाप को। बेटियों पे ये ध्यान देना होगा, और बेटों पे उससे कहीं ज़्यादा। अगर आप ये कहते हैं इन औरतों की वजह से बलात्कार नहीं होते, तो वो निर्भया कांड करने वाले कौन लोग थे? तब क्या रेड लाइट एरिया नहीं थे? तब भी या थे। हैदराबाद की उस डॉक्टर के साथ हाँ। इतनी बर्बरता से हुआ, तो क्या तब रेड लाइट एरिया नहीं थे? बिल्कुल थे। है ना। अभी जो हर रोज अखबार भरे पड़े रहते हैं, 9 महीने की बच्ची, 3 साल की बच्ची दुकान पे सामान ले गई, वो कपड़ों पे भी मैम सवाल उठते हैं, कपड़ों पे भी उठते कपड़ों पे हैं, भी उठते कपड़ों पे भी उठते हैं कि आप उन्होंने कपड़े ऐसे पहने थे इसलिए ये ऐसे हुआ, पहने ये चीजें हुई। ये कौन सी बात होगी? तो आपकी नजर खराब है इसका हाँ? मतलब? भाई कपड़े पहनने वाले की कहाँ गलती है? वो तो अपनी मर्जी का पहन रहा है। हाँ। आपकी नजर खराब है, हटा लो आप नजर। आपको बुरा लग रहा है तो, और मैं लड़कियों से भी कहूंगी, देखिए कपड़े पहनिए, आप कैसे भी पहनो, लेकिन वो अश्लील ना लगे, आपके हाव भाव अश्लील ना हो, वरना सामने वाला तो आपको अप्रोच करेगा। आप बेशक, मुझे बहुत लोग मुझे कुछ कुछ गालियां दे रहे हैं कि आप पुराने ज़माने की हैं, आप ये बात करती हैं। भाई मैं पुराने ज़माने में भी अनपढ़ तो नहीं हूँ, मैंने तो उस ज़माने का लॉ कर रखा है। पागल थोड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कानून क्या है। और अगर यही करना है तो भाई फिर हिंदुस्तान की तो संस्कृति के नाम लेवा तो कोई होगा नहीं। फिर ये विश्व गुरु बनने की बात मुझे समझ नहीं आती। अगर आप इतनी गंदगी में जी रहे हैं इतना, मैं तो पूरे नोएडा, और ये नोएडा से धीरे धीरे मेरे शहर में है। मैं अब अपने शहर में देख रही हूँ कि लड़कियां सिगरेट लेके, एक पर्टिकुलर जगह है, सिगरेट है हाथ में, शराब है हाथ में, भरी दोपहरी है, लड़कों के साथ बस अपना, हाँ ये चीजें चलन हो गया इनके, इनके चलन लिए, है। इनको ये लग ये रहा है आज़ादी है। हाँ ये आजादी और है। जब उन्हें लोग जैसे मैं उसको देख रही थी, मैं ऐसे खड़ी चाय के लिए, उतर गई मैं गाड़ी से। इन्होंने कहा भी मुझे, विनोद जी ने, कि आप बैठी रहो। मैंने कहा ना, मैं उतर रही हूँ। उतर के मैं गई और मैं जानबूझ के ऐसे देखती रही उसको। तो उसे ये लग रहा था कि मैं इस औरत को और ज़्यादा जलाऊं। ओह। अच्छा, मुझे जला के क्या कर रही है? अपने माँ बाप का नुकसान कर रही है, अपने चरित्र का नुकसान कर रही है। सबसे ज़्यादा हम अपनी नज़रों में गिरते हैं। ये हमारी सोच है केवल, कि हम सोचें कि नहीं हम तो बहुत बड़े आदमी, हम अपनी नज़र में गिरते हैं। और वो औरतें कम से कम अपनी नज़रों में गिरी हुई नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए इतनी बात कह रही हूँ। मैम उन औरतों की बात हो रही है, आज हमारा विषय भी उन्हीं हाँ, औरतों के लिए है। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगी और मेरे जो दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी असल में कैसी है? जो दिन भर कस्टमर उनके आते हैं, लोग आते हैं, तो किस तरीके से उन चीज़ों को फेस करती हैं? क्योंकि देखिए कई लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई होगी, उन्होंने अपना दर्द आपसे बाँटा होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सच कहूँ तो मैं तो
जैसे उनके हिस्सा बन गई। मुझे तो कभी मतलब ये बात ध्यान ही नहीं आई कि इससे बुरा भी कुछ और हो सकता है। कभी ये जहन में कभी नहीं आया कि मैं ये सोचूं कि बेटियां, जैसे अभी डरती हूँ कभी कभी, छोटा सा बच्चा मुझे दिख जाए तो मैं घबरा जाती हूँ, किसका है भाई, कौन है। और वहाँ मैं जाती हूँ तो मुझे जैसे सारी दुनिया की चीज़ों से गाफिल हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। इस बच्ची को पता है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। हो सकता है ये हर पल अपने माँ बाप को याद कर रही हो सकता है उस वक्त कर रही हो कि जब एक आदमी जबरन इसके पास हो, जब इसे दिन में 15 से 20 कस्टमर झेलने पड़ते हो और ये तन से मन से टूटी हुई हो, लेकिन इसे हंसते हुए दिखना, इसके चेहरे पे थकान दिख रही हो, फिर भी इसे कोई कस्टमर इसकी डिमांड करता है तो इसको जाना, या नहीं भी डिमांड कर रहा तब भी इसे एक्सपोज करना है, क्योंकि शाम का पूरा कोटा करना है कि किस किस की बटना है पैसा, वो सारा इसको आज कमाना है। तो ये पैसा कहाँ जाता है मैम, जो इनके हिस्से में आता है? इनके हिस्से में कहाँ था, नहीं आता है। नहीं, वो तो भारी मालकिन ले लेती है, इनके पास अपना कुछ नहीं होता। तो फिर इनका गुजारा कैसे होता है? ये क्या गुजारा क्या, रोटी तो खाती हैं, और क्या गुजारा है। कपड़े के लिए वहाँ एक सस्ते से कपड़े लेके वो आएगा, अधनंगे कपड़े, एक ऊपर ही आ जाएगा वो, एक पुराने ज़माने की तरह के जैसे घरों में आ जाते थे साड़ी बेचने, और इसी तरह वो ऊपर आएगा, एक सस्ता सा मेकअप बेचने आएगा। और वो सस्ता सा क्या कि एक वैसलीन जैसी एक डिब्बी और 4-5 रंग, जिसमें लाल भी हो, गुलाबी भी हो, पीला नीला, ये हो गया, मिक्स करके उनको 10-12 रंग बना लो, वही होठ पे लग गया, वही आईलिड्स पे लग गया, ये हो गया मेकअप। एक सस्ता सा पाउडर जिसको पूरे में थोप लो इधर उधर, ये उनका मेकअप हो गया। और कपड़े वही कि आज तुमने पहने, कल मैंने, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर मिल रहा हो आपस में एक दूसरे से पहन लो, वो एक्सचेंज कर लेती है, इकट्ठा, हाँ दूसरे से बस पहन इकट्ठा लेती ले लो, नहीं जी। धुलते के एक ही दिन तक भी, चलो आज तू पहन ले ये वाले, ये कल इसने पहने थे, आज तू ये वाले पहन ले। कोई किसी का कपड़ा नहीं, कोई किसी का हक नहीं है वो कि ये मेरा अभी मेरा तूने क्यों पहना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ज्वेलरी इकट्ठा डब्बा, वो सस्ती सी ज्वेलरी 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की, वो जाले लटका के खड़ी हो गई, गले में पहन के खड़ी हो गई, क्या खर्चा है उनका, कुछ भी नहीं। और नीचे से दाल चावल आ गए, वो खा लिए, कभी रोटी सब्जी आ गई तो वो खा लिए। उनके साथ जबरदस्ती भी होता होगा, सब कुछ सब होता होगा। जबरदस्ती, ये सब जबरदस्ती तो है। क्यों वो ये खा के और ये पहन के रह सकती हैं, क्यों बाहर जाके नहीं कर सकती? मैम वो निकलना नहीं चाहती होंगी वहां से, मतलब कोई। कैसे निकलेंगी? मैं सिंपल सा उदाहरण है, मैं आपके पास हूँ यहाँ, आप 4 लोग आप हैं, मैं अकेली हूँ, आप मुझे यहाँ से ना जाने दे, बंद करके चले जाओ, मैं कहाँ जाऊँगी? चिल्लाती रहूँगी इस एयर टाइट कमरे में, मेरी आवाज़ भी नहीं जाएगी कहीं बाहर, कैसे जाऊँगी? एक छोटा सा जीना है जिसमें चढ़ना और उतरना, उस पर सैकड़ों हितग्राही नीचे बैठे हैं, दुकानदार हैं, रिक्शे वाले हैं, आसपास बैठने वाले हैं, ठेले वाले, फल सब्जी ये बेचने वाले हैं, सभी तो उनके स्टेक होल्डर हैं। सही बताएंगे, अरे तेरे कमरे से भाग गई लड़की, नीचे उतर के आई थी, इधर को जा रही है, तुरंत फ़ोन कर देंगे। मैम जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जिस तरीके से देखिए हमने गंगूबाई कांटेवाले में देखा और हीरा मंडी और बहुत सी फिल्मों में देखा है, तो एज इट इज सेम वैसा ही होता है या जो हीरा रियलिटी? मंडी की तो बात मत करिए, हीरा मंडी जैसी कोई चीज़ मैंने अपने कार्यकाल में नहीं देखी। कहाँ उनके पास इतना मेकअप, इतना पैसा, वो कभी कहाँ मुगलों के ज़माने की कभी बात कर रहे हैं, तो वो होगा। हाँ, इन बाज़ारों को हीरा मंडी कहा जाता था, उसके बाद दाल मंडी हो गई, और उसके बाद ये रेड लाइट एरियाज हो गए। दाल मंडी से रेड लाइट एरिया मेरे सामने बदले, मगर कहाँ वो, हाँ गंगूबाई काफ़ी हद तक मतलब इतना मैं कहूँ कि 90% बिल्कुल एकदम सच्चाई के नज़दीक है। सबसे बड़ा तो मुझे उसमें बहुत अजीब लगा कि जब हम पूरा मेरा सब वॉलंटियर्स थे, हम 15-20 लोग, तो सबने कहा अरे ये तो बिल्कुल उसके तरह चल रही है। मतलब वो जो उनको चाल एक्सेप्ट की उन्होंने अपने अंदर बिल्कुल आत्मसात करके, आलिया भट्ट ने, जो वो पल्लू इतना सा लेना, जैसे हम पल्लू लेते हैं लंबा, फिर क्योंकि हमको कहीं अगर सिर पर भी ढकना पड़े तो हाथ में हमारे रहे, वो लेकिन इतना सा वो पल्लू, और वो थोड़ा झूम के चलना, वो बिल्कुल एकदम उनके जैसा, जैसे उनको आदत हो गई ऐसे चलने की। या किस तरह जबरन, ऐसी पिंजरा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उससे भी बुरी होती है, उससे बदतर होती है कि आप, मुझे तो लग रहा है कि ये आपका दरवाज़ा है, लेकिन हो सकता है ये आपकी दीवार हो, या हो सकता है इसके पीछे आपने कुछ ऐसा बना रखा हो जिसमें 2-3 लड़कियों को खड़ा किया जा सके। और ऐसी जगह मैंने निकाली कि इतनी सी, बस ये, इसको अगर आप इस दरवाजे को इस पूरे पिलर तक आगे तक कर दें और इसमें फंसा के खड़ा कर दें, कल इसको ऐसे करेंगे तो लड़की को निकाल लें। आपका ड्रेसिंग टेबल खड़ा है, मुझे तो दिख रहा है वो ड्रेसिंग टेबल है, लेकिन उसके पीछे 2-2 3-3 लड़कियां हैं। छत है, आप आजकल ये फॉल सीलिंग का ज़माना है, लेकिन वो सिंपल छत हैं, गाटर लगाए हुए हैं, पट्टियाँ लगाई हुई हैं, अगर गाटर हटाओ तो उसमें फंसी हुई बैठी हैं,
इनका सिर भी ऐसे नीचे बैठा है कि उनको निकाल भी कैसे सकें। तो मतलब वो कहते हैं ना कि एक गाना है कि जिंदा है इस तरह की में ज़िंदगी नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं है। वो जी रही हैं, रह रही हैं, बेसाख्ता देखती हैं लोगों को, कोई चेहरे भाव नहीं होता। आओ वो आपको देखती रहेंगी, वो बस कस्टमर के सामने वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, एक्सपोज करती हैं कि मैं, और वो भी चेहरे को उनके कोई नहीं देखता कौन कैसी है, बदसूरत हो, अच्छी हो, ढक के आए, ना ढक के आए, उनको केवल उनके इतने जिस्म से मतलब होता है। वहाँ तो तरह तरह के लोग आते होंगे, नीचे तबके से लेकर हर तरीके के लोग। नीचे तबके के ही आते हैं, और कोई क्यों आएगा जब उनके लिए दूसरी चीज़ें खुली पड़ी हैं। यहाँ क्यों आएंगे? अगर उनकी जेब में पैसे हैं कहीं भी जा सकते हैं, उस पर सेंटर जा सकते हैं, मसाज पार्लर जा सकते हैं, अभी तो खुला चल रहा है, इस तरह के होटल्स में जा सकते हैं। यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ तो वही है जो बिल्कुल दिन भर में 600 या 700 रुपये कमाता है, मजदूरी आजकल 700 रुपये चल रही है, वो उसे कमाता है, और उसे कमाने के बाद में वो 100-150 रुपये की पिएगा, 250 से 300 वहाँ देगा, और जो 100-200 बचे वो घर में लेके जाएगा और बीवी को पीटेगा, बस इतना काम। यहाँ वो सब करता है जो वो घर जाके नहीं कर सकता। वो जितना मतलब एक तरह से सैडिस्ट हैं वो लोग, कि आपकी पीड़ा में उनको आनंद आता है। आप अगर एक लड़की कुछ नहीं बोल रही, वो हर गम मतलब हर दर्द से वो बिल्कुल एकदम बेलौस हो गई है, अब उसे कोई दर्द नहीं है किसी चीज़ का, तो वो भी उनको पसंद नहीं है। उसको लात मारेगा, मालकिन से कहेगा दूसरी लड़की भेज, ये तो ठंडी है। क्या सुनेंगे आप? सोचो, वो उसके पूरे वजूद पे प्रहार होता है कि उसको ज़बरदस्ती चीखना चिल्लाना है, उसे ये उसको जो अल्टीमेट प्लेजर है वो देना है। और वो उसका प्लेजर क्या है कि जब लड़की चीखेगी चिल्लाएगी, उसे अपनी मर्दानगी का एहसास होगा कि मैं कितना बड़ा मर्द हूँ कि ये औरत चीख रही है। मैम, जबरदस्ती उनसे बच्चे भी पैदा करवाए जाते हैं। देखिए, पहला तो बच्चा होता ही है, पहला बच्चा नहीं होगा तो माँ रुकेगी कैसे? माँ तो माँ है, कोई भी हो, वो भी तो माँ है। बच्चा पैदा करती है, 9 महीने रखती है, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो आपकी मर्जी है, किसी से आपको लगाव हो गया तो आप उसका बच्चा पैदा कर सकती हैं, नहीं तो फिर प्रिकॉशन। अभी तो 20-22 साल से तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बिना प्रोटेक्शन के किसी कस्टमर को एंटरटेन करे। इतना तो थोड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई। केसेस बहुत बढ़ गए थे HIV हाँ, का, ये सब HIV चीज़ें। के हाँ। बहुत हो गए थे, और हम लोग जागरूक भी लगातार कर रहे थे कि भाई कंडोम्स भी बांट रहे थे कि मत करो। कोई मना करता है एक जाएगा दूसरा आएगा, लेकिन मत जाओ ऐसे। तो फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से, फ़र्क बहुत। पर मैम, कोई ऐसी लड़की जो आपको ये बताई हो कि कोई कस्टमर आ रहा है, मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं उससे शादी हाँ, करना चाहती हूँ, ऐसा कोई हाँ, इंसिडेंट कुछ है? ऐसे तो बहुत सारी लड़कियों की हमने शादी भी कराई है। ऐसी तो उन लड़कियों की शादी भी कराई जो बराबर कहती रहेंगी मुझे भाई वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन मैं उसमें तब तक नहीं करती हूँ जब तक बिल्कुल मुझे पूरा ना लग जाए कि ये करेगा। ऐसा तो नहीं घर ले जाके इंडिविजुअल धंधा कराएगा इससे, और उसका सब डिटेल उसके पेरेंट्स को बताना, सारी चीज़ें करके शादी करती हूँ। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई लड़की कहेगी मुझे प्यार है किसी से और उसके साथ मुझे जाना है, मुझे शादी करनी है। अभी तो मैं क्या बताऊँ, गलतियाँ मैंने भी की हैं, बहुत सारी की हैं। एक लड़की कहती है मेरे से बहुत लगाव था, मैं ऐसे भी इन लोगों को अपने कार्यक्रमों में बुलाती हूँ, मंच भी देती हूँ, वो भी आती थी, प्यारी सी बच्ची थी। एक दिन उसने मुझे कहा बहुत खुशी खुशी फ़ोन करके कि अभी देखो मैं चली जाऊँगी, आप कहती हो ना तुम निकलना नहीं चाहती, मैं तुझे एकदम मैं अब चली जाऊँगी, कोई है जो मुझसे प्यार करता है। तो मैंने कहा कौन है? कल बताऊँगी जब मिलोगी तो। मैंने कहा मिलूँगी नहीं, ऐसे ही बता, मुझे भी तो है उत्सुकता, मैं उसके बारे में पहले जानकारी तो कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ तुम्हें करे। तो उसने मुझे जो नाम बताया वो मेरे लिए इतना ही बहुत था कि अभी तो बहुत ख़राब होने वाला है कुछ। मैंने उससे कहा कि मैं आज नहीं आऊँगी, कल नहीं आऊँगी, परसों आऊँगी और तब मिलूँगी उससे। कहती मिल लो एक बार, आप जानती हो उसे। हाँ, मैंने कहा मिल लूँगी, बात कर लूँगी, परसों आऊँगी लेकिन। और मैं बस मेरी गलती ये हुई कि मैं उसे ले गई नीचे, मेरे साथ चल। चौराहे पे गए तो मैंने ये भी दिखा दिया कि उसी लड़के की घुड़चढ़ी हो रही थी, घुड़चढ़ी उसकी हो रही थी उस समय। अब उन्हें एक बार तो मुझे देखा, फिर उसको देख के और मेरे से हाथ छुड़ाया, मेरे कस का हाथ पकड़ा हुआ था उसका, मुझसे छुड़ा के वो चली गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं देखूं, मतलब मुड़ के देखूं कि रोकूं या कुछ कहूं या एक्सक्यूज़ करूं कि बेटैया उसे समझाऊं, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और शायद मुझे अंदर से गिल्ट फील हुआ कि मैंने क्या कर दिया, ये ऐसी जीती इसी मुगालते में जीती रहती। और मैं घर आ गई, रहा मन में थोड़ा, और मैं 2-3 महीने तक उस कमरे पे नहीं गई कभी, जबकि मैं हमेशा उससे मिलती, मैं ना भी जाऊं तो मुझे फ़ोन करती थी
कि आ जाओ, पीसीओ का ज़माना था, नीचे से कर देती थी। क्योंकि उसका बच्चा उनके कब्ज़े में था, तो इसलिए उसके भागने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। फिर 3 साढ़े 3 4 महीने हो गए थे, तो मुझे उसकी मालकिन का फ़ोन आया और वो रो रही थी बहुत। उसने मुझे कहा कि आप आ जाओ एक बार, किसी नर्सिंग होम का नाम लिया कि वहाँ पे आ जाओ। और जबकि वो, मैंने कहा, भई तू तो मेरे से बड़ी खफ़ा रहती है, आज मुझे कैसे बुला रही है? बोले आ जाओ बस, अभी कुछ नहीं। मैं वहाँ गई तो मुझे वो मिली लड़की। वो इस हालत में थी कि क्या बताऊँ, कितनी इतनी सुंदर लड़की, इतना बदसूरत, हड्डी का ढांचा थी बिल्कुल एकदम, जैसे काला शरीर पड़ रहा हो, अजीब सी, मतलब बहुत अजीब सी हो रही थी। मैं शायद उसे एक्सप्रेस ना कर पाऊँ। और वो रो रही थी मालकिन। मैंने कहा बात क्या हुई, इसको क्या बीमारी हुई? मुझे बताया भी नहीं तुमने 3 महीने। बोली दीदी हम क्या बताएं, हमें ही नहीं पता लगा। और वो इतनी वो निकली, उसने फिर भी ये नहीं बताया कि मेरे को पता है। कह रही इसने बताया ही नहीं, किसी लड़के से प्यार करती थी और उसने इसे धोखा दिया। और उसके बाद ये, इसने अपने आप को बिना प्रोटेक्शन के हर कस्टमर के साथ रही है और इस कदर अपने आप को खर्च किया कि इसने 25-30 कितने, क्योंकि सुंदर बहुत ही थी, तो कभी नहीं इसने रोका किसी को। और ऐसे में किसी कोई इसको ये रोग दे गया। और यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर इसने वही रोग उसको भी दे दिया। इसने उस लड़के से नहीं बताया कि मुझे पता है कि तेरी शादी हो गई। तो मैं फिर भी हिम्मत की, मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने कहा नहीं मेरा हाथ मत पकड़ो, आपको भी हो जाएगा। मैं कहा कुछ नहीं होता। उठ के मैंने अपनी ऐसे ही गोद में बिठाया उसको, मतलब थोड़ा सीने पर रख के। मैंने कहा मैं तुझे दिल्ली लेके चलूँगी, ठीक हो जाएगी तू। तो उसने कहा नहीं नहीं अब नहीं ठीक होने की हो, बस और 5-10 मिनट आप बैठोगी मेरे पास? मैंने कहा हाँ मैं बैठूँगी। और आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी उसकी, जैसे मतलब पूरा दम लगा के शायद बोल रही है। तो फिर मैंने उससे पूछा क्या है ये, क्या कह रही है? तो वो बोली कि अब आपसे क्या बताऊँ, वो लड़का भी कहीं और है, दूसरे नर्सिंग होम में, और बस वो भी कोई पल का मेहमान है। तो ये कह रही मैं जब तक नहीं मरूंगी, जब तक वो नहीं मर जाएगा। मैं देखना चाहती हूँ उसने जो मेरे साथ किया, कि मेरे सामने मर जाए, फिर मैं चली जाऊंगी। मैं बैठी रही। फिर तभी फ़ोन आया मालकिन के पास, तो कहा कि वो नहीं रहा। वो समझ गई कि रहा नहीं, तो इतना बुरी तरह हंसी वो, कभी मैं भूली नहीं उस हंसी को, भूल भी नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर लग रही है वो, मतलब इतने बहुत अजीब खड़खड़ाती सी आवाज़ में भयंकर तरीके से वो हंसी, और पल भर में मेरी गोद में ढलक गई बिल्कुल ऐसी। हाथ मैंने उसका कस के पकड़ा हुआ था, यहाँ मेरे सीने पे उसका सिर रखा हुआ था यूँ, और ऐसे ही मर गई। आपके सीने पे? तो ऐसा नहीं है कि उनमें दिल नहीं है, वो किसी से प्यार नहीं करती या उनके इमोशंस मर गए, ऐसा कहीं नहीं है। हम लोग ही तो कहते हैं कि वो ख़राब औरतें हैं, तो मैं कहती हूँ वो ख़राब औरतें नहीं है। किसी भी तरह उनमें भी दिल है, इमोशन है, अपनी इज्जत का भी ख्याल है। कई बार कोई लड़की मुझसे कहती कि दीदी मैं, ऐसा मुझे होता है कि मैं 1-2 दिन किसी के पास ना जाऊँ, लेकिन आप देखो मुझे जब उठ के जाना पड़ता है ना, और कोई कहेगी इसको भेज, ऐसा लगता है कि जैसे सब्जी मंडी में बैठी हूँ और वो ये कह रहा है ये वाली सब्जी पसंद है मुझे, ये दे दे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता उस टाइम, तो मैं कुछ नहीं कर पाती उनके लिए। और फिर भी सोसाइटी तो खुद ही इसे चूज़ कर रही है इस पेशे को, तो क्या किया जा सकता है। मैं पेशे की बात कर रही हूँ और क्या बोलूँ मैं, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक पेशा है ये सेक्स वर्कर के लिए। आप क्या कहिएगा इसके ऊपर? देखिए एक्चुअल में ये एक 2010 की घटना है, जिसमें सोनागाछी में एक कस्टमर ने एक सेक्स वर्कर को पीट पीट के मार डाला, क्योंकि वो, और उसका ही लिया गया था इसमें गंगूबाई में, कि वो इतना बुरी तरह से उसको मारा कि वो मर गई। मरने के बाद थोड़ा उस जो मालकिन थी उसको दर्द भी हुआ, ये भी लगा कि भाई ये मेरी बेटी जैसी हैं जो मेरे पास रह रही, मुझे कमा के। उसने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने उसका नहीं सुना। कोई उसको वो 1-2 वकीलों से मिली तो उन्होंने कहा कि तुम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ और ये इसको देखो क्या किया जा सकता है। लेकिन वो शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने हाई कोर्ट में अपने यहाँ किया, क्योंकि उसे दिल्ली आना पड़ता और किस चीज़ों को पीछे हट गई थी, तो हाई कोर्ट में किया। इस बीच वो सब अखबारों में छप गया कि भाई ऐसे एक मुकदमा हुआ है और उस पर बहुत सारी चीज़ें हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वतः संज्ञान लेके और उस पर एक ऑर्डर पास किया, तमाम स्टेट्स के मतलब मुख्यमंत्रीज को भी और सचिवों को भेजा कि आप अपने अपने यहाँ से, अपने स्टेट से 2-2 सॉलिसिटर जनरल भेजें
और एक बड़ी मीटिंग होनी है जिसमें कुछ तय किया जाएगा सेक्स वर्कर्स के लिए। गए सब जगह से और एक बड़ा ऑर्डर पास किया। उसकी कापी हमारे पास भी आई और उसमें क्या बड़ी मैराथन, वो 2-3 दिन तक बहस चली और बड़ा सब हुआ उसमें। उसमें क्या था कि 24 ट्रेड दिए गए, इन ट्रेड में इनको ट्रेनिंग्स दिलाई जाए, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, टॉयज मेकिंग और ये भी खाना बनाने का भी अलग अलग चीज़ों में उनको, और लड़कों को शायद साइकिल रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, ये सब का भी दिया गया और 24 ट्रेड इस तरह। और साथ ही ये भी कहा गया कि जितनी ITI हैं, ITI में ट्रेनिंग्स दिलाई जाए, लड़कियों को भी लड़कों को भी। और सिंडिकेट बैंक का एक अपना उपक्रम है सिडबी, जिसमें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, कि उनको भी कहा गया। और एक वो मिशन रोजगार करके कुछ सरकार का एक प्रतिष्ठान है, उसमें कुछ NGOs के पास बड़े सेटअप हैं कि उसमें कंप्यूटर सिखाइए और ये सब, इस तरह करके एक बड़ा ऑर्डर पास किया। और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट को उसका क्या आपने किया उसको दे। हमारे पास मैसेज आता है, एक किसी ने फ़ोन किया, और डूडा और सूडा को भी कहा गया, जो अर्बन उनकी डेवलपमेंट सोसाइटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ है, तो कहा कि वो मैडम ज़रा कुछ ऐसी औरतें जो आउटडेटेड हो गई हों उनका नंबर दे दो, उनको ट्रेनिंग होनी है उनकी। अच्छा, मैं उस समय बड़े खुश थी, मैंने कहा चलो कुछ नतीजे निकल के आ रहे हैं, हमारी तरफ से ना सही उनकी तरफ से सही। तो हमने 70 महिलाओं के नाम दिए थे। उसके बाद हमें कोई पूछा, हमने एक दिन 2-3 महीने बाद पूछा, भाई क्या हुआ? बोले वो तो करा दी ट्रेनिंग, आपको पता नहीं लगा? कब कराई भाई? मैं कहाँ चली गई थी? मैंने कहा फिर भी हो सकता है मेरी कुछ गैर मौजूदगी में कुछ हो गया। मैंने महिलाओं जिनके नाम थे सबको बुलाया, मैंने कहा भाई तुम्हारी ट्रेनिंग हुई? ना दीदी, हमारी तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, हमें तो किसी ने नहीं पूछा। मैंने कहा कोई आया था? नहीं। तुम्हें कहीं बुलाया था? नहीं। तो कहीं भी नहीं गए, गए तो आपसे पूछे बिना तुम कहीं भी जाती नहीं है, जाती भी नहीं है वो कहीं भी, चाहे सरकारी कार्यक्रम ही क्यों ना हो, नहीं जाती हैं। तो अब बताइए, जैसे मेरे यहाँ से गई, मेरे शहर का एक का गया, यूपी में इतने सारे ज़िले हैं, फिर दूसरे और उनमें ज़िले, सभी जगह चला गया होगा कि हो गया पुनर्वास सबका, तो हो गया पुनर्वास। ये है स्थिति। तो आगे देखिए, कोई स्वतः संज्ञान ले भी रहा है तो उसका भी कुछ नहीं है। आप कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो कानून भाई, आंख पे पट्टी बंधी हुई है, आपने उसका जो जो उन्होंने कहा उसको आपने करके दे दिया, कागज में दे दिया, कागज की भाषा बोलता है कोर्ट। तो देखने थोड़ी जाएगा वो, एक एक जगह थोड़ी जाएगा आदमी, भेजेगा कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, एक एक आदमी से पूछेगा। लेकिन गलती यहाँ क्या रही, जो मैं मानती हूँ कि इस पूरे हिंदुस्तान में मुश्किल से 8 से 10 NGOs ये काम करते हैं, मुश्किल से, जो सेक्स वर्कर्स के बीच में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए वास्ट मुद्दे पे काम करते हैं, जो बहुत जोर शोर से करते हैं। उनको कम से कम इन्वॉल्व करना चाहिए था कि भाई आपसे जानेंगे हम कि क्या हुआ। और खास तौर पर उनको जो रेड लाइट एरियाज में, और रेड लाइट एरियाज में तो 3 या 4 ही लोग कर रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। कमाटीपुरा में एक, बनारस में है एक, हम है एक, सोनागाछी में, समझो कि 4 लोग कर रहे हैं। तो ऐसे 4 लोगों को तो कम से कम बुलाते कि कौन कौन सी औरतों का हो गया, किस किस का। अभी चलो हम अपने जिले का तो देते और कहीं का भी ना आप हमसे मांग लेते, नहीं हुआ, और बस हो गया पुनर्वास सबका, कागजों में तो सबका हो गया, कौन बचा है? सरकार के तो एजेंडे में नहीं है स्मिता जी। सरकार आती, अभी अभी चुनाव होंगे तो आएंगे सब, बहन जी हमको वोट देना, उन कमरों पर चढ़ भी जाएंगे, बहन जी भी हो जाएंगी वो, मगर मैं तो नहीं देने देती, मैं अपने शहर की कोई वोट नहीं डलने देती। अच्छा मैम, ये बताइए कि ये जो सेक्स वर्कर जिसे बोल रहे हैं लोग, है ना, ये सबसे ज्यादा किससे डर रही हैं? पुलिस से, या दलाल जो बीच में रहते हैं, या जो सबसे ऊपर बैठ के जो पैसे आप जिनका बता रहे हैं उनसे? किससे इनको डर ज्यादा हो रखा है? इनको किसी से डर नहीं है, इनको डर तो मुझसे डर है। मैं अगर अपने यहाँ कहूँ, दूसरी जगह दूसरे से डर है, बस। इनको पुलिस से बिल्कुल डर नहीं। अरे पुलिस तो मुझे खुद बताती है, अरे मैडम उसको क्यों परेशान कर रही हो, अब वो तो बहुत अच्छी औरत है, उसके यहाँ जबरदस्ती से कोई नहीं आती। मैं बताती ही नहीं कब रेस्क्यू करने जा रही हूँ, मैं तब बताती हूँ जो रेस्क्यू हो जाती है लड़की। पुलिस में मिले हुए हैं बिल्कुल, हर रोज का पैसा जाता है, पर हेड जाता है, पर मंथ जाता है, पुलिस कौन सा वालों नहीं को? जाता? बिल्कुल, अरे मैं तो सदा से खुल के कहती हूँ। अरे यहाँ पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनका कुछ भी हम नहीं देखना चाहते हैं, ऐसा तो फलाना, तो ये मतलब यहाँ पे देखिए, खुलकर उन्हें हो रहा है। मारपीट भी करना है, उन्हें चुनौती भी करनी है, मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटानी है, सब काम है। यहाँ लीगल भी बोला जा रहा है, यहाँ इलीगल भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। देखो, एक बड़ा कड़वा सच है कि कानून बनता, लोग कहते हैं, मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ तो उसी तरह से मैं बता रही हूँ, मेरे यहाँ भी लोग कहते हैं कानून बनते ही तो तोड़ने के लिए हैं, नियम भी तो तोड़ने के लिए तो बनते हैं। अगर तोड़ेंगे ही नहीं तो नए नियम कैसे बनेंगे,
नए कानून कैसे बनेंगे अगर पुरानों को हम तोड़ेंगे नहीं तो? हमारे यहाँ दिन रात हाई कोर्ट बेंच की बात चल रही है ना, हाई कोर्ट दो, क्यों नहीं दे रहा कोई? इसलिए नहीं दे रहा है कि हर आदमी कत्ल करेगा, हाई कोर्ट में जाएगा, 1 लाख रुपए देगा, अरे जमानत दे, छोड़। वैसे कोई कमी वेस्ट यूपी में है नहीं। मैम कहाँ की लड़कियां सबसे ज्यादा, मतलब आप गए होंगे, देखिए किस राज्य नेपाल की? की तो है सबसे ज्यादा, बाहर से ज्यादा है। और अपने यहाँ से तो ये है कि जहाँ उनको फंस जाए लड़की, जहाँ उन्होंने अपने अच्छे लड़के उतार रखे हों प्यार में फंसा के लाने के लिए, रोजगार के लिए, कि रोजगार में क्योंकि डिजिटल मीडिया में आजकल बहुत फेक नौकरीज की चीजें आती है, प्रचार आते आज हैं। उस पर रोक लगी है, कुछ आज लग गई है, कुछ थोड़ा किया है कुछ मेटा ने। लेकिन कैसे होता है कि एक बिल्कुल अच्छी क्लास और एक वो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, जिनकी ज़रूरतें हैंड टू माउथ हैं, कि कैसे करें, आज है तो खा लो, नहीं है तो मत खाओ। वो लोग, उनका टारगेट है नौकरी के लिए। वो लोग टारगेट हैं जो अच्छी खासी लड़कियां हैं, कॉलेज गोइंग हैं, और बस अच्छे से डोले शोले बना के जिम जाके, वो सब एक नक्शे से, मैं तो कहती हूँ जिम जाओ, डोले बनाओ, फिर लड़कियां फंसाओ, उसके बाद ट्रैफिकिंग में ले जाओ उनको। मैम अब लड़कियों की बात हो रही थी, तो इसमें लड़के भी तो शामिल हैं कि लड़के भी जो है बॉडी वॉडी बना रहे हैं, और कहते हैं ना कि जो मिडिल क्लास फैमिली या मतलब हायर क्लास भी है, तो जिन लेडीज के हस्बैंड उनको समय नहीं देते हैं, तो ये उनका भी कुछ होता है इस तरीके बिल्कुल से। जिगोलो हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं लड़के, मेल प्रोस्टिट्यूट हैं जो, वो भी बॉडी शॉडी बनाते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे समझ आ रहा है उन्हें भी, क्योंकि कुछ लोग जो मेरे पास आए, एक बच्चा आया और उसने कहा कि मैं बर्बाद हुआ जा रहा हूँ, मुझे कैसे बचा लो। तो मैंने कहा, तुम तो खुद बच सकते हो भाई, समर्थ हो, अच्छे खासे लड़के हो, अच्छी फैमिली के हो, क्योंकि मैं पर्सनली जानती हूँ। तो उसने कहा नहीं, मेरी कहानी सुनोगी तो फिर नहीं कहोगी। तो उसने मुझे बताया कि मैं कैसे जाता हूँ, कैसे जिम के ज़रिए मैं उन बड़ी और उनकी औरतों में फंसा। और मैंने, ऐसा नहीं है मैं एक एक रात में 1-1 लाख रुपए भी कमाए। और लेकिन हद तब हो गई कि जब एक महिला के पास जाऊँ, फिर वो मुझे ब्लैकमेल करे कि मेरी फ्रेंड भी बुला रही है, वहाँ जा। वहाँ भी मुझे जाना पड़ता है। एक रात में अगर 4-5 महिलाएं, तो मैं तो मर ही जाऊँगा। अब मुझे इससे छुटकारा चाहिए। अब बताइए, मैं ऐसे लोगों के साथ कोई सिंपैथी नहीं रखती। इनका जैसे घुसे थे ऐसे ही निकल आओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर कुछ तो मुझे इतना कर दो कि मैं पुलिस में नहीं जाना चाहता। तो मैंने कहा क्या करूं, उन औरतों के सिर फोड़ूं जाके कि तुमको शर्म नहीं आ रही, बेटे की पोते की उम्र के साथ तुम हो, लड़के के साथ। ये तो आपको खुद रुकना तो पड़ेगा खुद खुद को। रुकना हाँ, पड़ेगा। मैंने कहा रुक जाओ, कुछ नहीं करेंगी अपनी इज्जत की खातिर, तुम कोशिश तो करके देखो। तुम एक बार रुकोगे, इनके कई लड़के फंसे हैं, मगर जो मैंने भी फंसाए ले जाके पैसे के लिए। तो एक पैसे की भूख ऐसी हो गई जिसको हमें, ये अजगर है जो खा रही है हमको धीरे धीरे। अगर इसको हमने शांत नहीं करा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी। जीबी रोड की किसी महिला या बच्चे की कोई कहानी जो आपके दिल को अभी भी छुई हुई है? पहली बात तो ये जीबी रोड अलग एक पर्टिकुलर है, कबाड़ी बाजार अलग है, सोनागाछी अलग है, हाँ, कमाठीपुरा अलग है। जीबी रोड नहीं मैं कह रही हूँ, मैं सभी रेड लाइट एरियाज की बात कर रही हूँ। कि ऐसी तो बहुत सारी कहानियां हैं, मगर सबसे ज़्यादा छूने वाली तो यही बात है कि अगर एक बच्चा पल्लू पकड़ के मेरा ये कह रहा है मेरी मोटो ऊपर है, उसे बच्चा कहला दो, 3 महीने की बच्ची, कि मेरी बहन को ले आओ, बस। उससे ज़्यादा कोई और मासूम पल नहीं था कि वो 5 साल का बच्चा जब ऐसे कह रहा है पल्लू पकड़ के, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन थैंक गॉड मैं उस बच्ची को बचा सकी, उसकी मोटो को उसकी गोद में दे सकी। वो सबसे सुखद पल था मेरे लिए, मुश्किल से बचा के। अगर रेड लाइट की दीवारें बोल पाती तो वो हमसे क्या बोलती? उन पे पेंट नहीं है, उनके लहू के छींटे जिन्हें आप जानते हैं एक बेटी जब वहाँ जाती है कैसे मिर्च और चूना डाला जाए किसी के प्राइवेट पार्ट में। कुछ भी, कोई लकड़ी हो, कोई इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी प्राइवेट पार्ट में डाल सकते हैं। मर जाए तो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तैयार होगी हर हालत में किसी भी तरह। वो उनके 8-10 मुस्टंडे पाले हुए, वो दिन रात उनके साथ रेप करेंगे, कैसे तो तैयार होंगी किसी भी तरह। खराब औरतें कहने से पहले हमें सोचना होगा वो हमारे खराब मर्द हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे बेटे भाई पति सब जो वहाँ जा रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा। उनको जो उनके, जो हमारे कानून के रखवाले हैं, हमारे समाज के रखवाले हैं, उन लोगों को देखना होगा कि वो किस हाल में जी रही है। पर कोई नहीं देखता, कोई भी। इस सफर में आपकी सोच और जीवन दर्शन को किस तरह बदला?
इस तरह की मैं अब डरती हूँ कि जैसे कोई छोटा बच्चा मुझे किसी का भी बिसूरता, और आप सबसे आपके पॉडकास्ट के ज़रिए सबसे अनुरोध करती हूँ, कोई बिसूरता सा बच्चा दिखाई दे, कोई अकेली खड़ी बेटी दिखाई दे, बच्चा दिखाई, लड़का दिखाई दे, पूछ लो एक बार, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अगर वो रोने लगे और नहीं बता पा रहा है तो उसे प्रॉपर सिक्योरिटी दो। CWCs हैं हमारे यहाँ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ हैं, जो सरकारी तंत्र की तरह अच्छा काम कर रही हैं। आप उनसे मिल सकते हैं, आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। कोई बच्चा, एक बच्चे की ज़िंदगी बचाओगे, सच कह रही हूँ, आपको इतना सुकून मिलेगा जितना अपनी हर लग्जरी जुटाने के बाद नहीं मिला होगा कभी आपको। किसी अनजान बच्चे का आपको मदद करके जो सुकून पाएंगे, वो किसी भगवान की पूजा में भी नहीं शायद आप पाएंगे। इसीलिए कहते हैं जब भी कोई अनजान बच्चा दिख रहा है तो एक बार पूछो जरूर, पूछो जरूर। कि हाँ, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं या कहाँ आप यहाँ है? पर क्यों हैं, हाँ, तो ये एक मदद हो जाएगी हाँ, उनके लिए भी। बिल्कुल। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये जो आपने पूरी कहानी सुनी, और इसे कहानी भी नहीं कहा जा सकता है, ना अखबार की कोई खबर है ये एक जीता जागता एक ऐसा सच है जो हर किसी को जानना चाहिए, और ये महसूस करना चाहिए कि ये भी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इनके अंदर भी दिल है, ये भी इंसान है, ये भी हर दिन हर रात को रोती हैं और खाने के लिए अपने बिल्कुल। क्या से क्या कर जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल मैम आपका कि आपने सबको ऐसी कहानी बताई, ऐसी सच्चाई बताई जो सबको जानना बहुत ज़रूरी था।